आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी जगह चलते हैं जो हमारी धरती के सबसे हैरान अंगेज और ज़रूरी हिस्सों में से एक है, अमेज़न का जंगल। जब भी अमेज़न का जिक्र होता है तो बस पेड़ और जानवर ही दिमाग में आते हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसी विशाल और जटिल मशीनरी है जो पूरे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाकाय इकोसिस्टम के हैरान करने वाले विज्ञान, इस पर मंडराते खतरों और 2025 के ताज़ा आंकड़ों से आने वाली एक बहुत ही उम्मीद भरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यही आता है कि क्या 390 अरब पेड़ सच में मिलकर आसमान में एक बहती हुई नदी बना सकते हैं? सुनने में ये किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये एक असली एटमॉस्फेरिक चमत्कार है और इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले इस जंगल के आकार, इसके स्केल को समझना होगा। भाग 1, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का पैमाना। अब जरा इस नंबर को सोचे, 390 अरब पेड़। अमेज़न बेसिन में 16,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये पेड़ सिर्फ जमीन पर खड़ी लकड़ियां नहीं हैं। ये सब एक साथ मिलकर एक विशाल जैविक पंप यानी एक बायोलॉजिकल पंप बनाते हैं। हर एक पेड़ इस बड़े से पंप के एक बेहद जरूरी पुर्जे की तरह काम करता है। और ये विशाल बायोलॉजिकल पंप सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी एक पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। अमेज़न की नदियों में जायंट अरापाइमा जैसी प्रजातियां मिलती हैं। ये हमारी धरती की सबसे बड़ी स्केल्स वाली मीठे पानी की मछली है। सच में ये एवोल्यूशन का एक कमाल का नमूना है। हालांकि ज्यादा शिकार की वजह से इन पर काफी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन लोकल कम्युनिटीज ने मिलकर जो को-मैनेजमेंट किया है उसने इनकी जान बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगर पानी से निकलकर जंगल की ऊंचाइयों यानी कैनपी की तरफ देखें तो वहां स्कारलेट मकॉ नामक इस बेहद खूबसूरत पक्षी का बसेरा है। एक और हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए, दुनिया की सारी पक्षी प्रजातियों का लगभग 15% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमेज़न में ही मिलता है। और ये पक्षी सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होते, ये जंगल के लिए बेहद जरूरी हैं। ये बीजों को फैलाने का काम करते हैं, जिस पर जंगल के 80 से 90% पेड़ निर्भर हैं। ये होती है असली नेचुरल कनेक्टिविटी। भाग 2, पृथ्वी की उड़ने वाली नदियां। तो आखिर ये उड़ने वाली नदियां या फ्लाइंग रिवर्स हैं क्या? देखिए, ट्रांसपिरेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें जंगल के पेड़ हवा में जल वाष्प यानी वाटर वेपर छोड़ते हैं। एक पूरी तरह से बड़ा हो चुका पेड़ हर दिन 1000 लीटर तक पानी हवा में पंप कर सकता है। ये नमी हवा के साथ आगे बढ़ती है और मीलों दूर बारिश के रूप में गिरती है। ये बस हल्की फुल्की नमी नहीं है, ये सच में बादलों के रूप में आसमान में बहने वाली एक बहुत विशाल नदी है। इस प्रोसेस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, समुद्र की सतह से हर रोज 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 1 लीटर पानी भाप बनता है। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट की घनी कैनपी से ये रेट 8 लीटर प्रति स्क्वायर मीटर है। मतलब ये जंगल पानी को सोखने और उसे वापस हवा में भेजने में समुद्र से 8 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। बिल्कुल 8 गुना। और इसी जबरदस्त एफिशिएंसी का नतीजा है ये आंकड़ा, 2 लाख घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर्स वाटर वेपर हर 1 सेकंड में। अटलांटिक महासागर से आने वाली नमी को ये पेड़ सोखते हैं और इस अकल्पनीय मात्रा को वापस हवा में छोड़ देते हैं। ये विशाल नमी फिर पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ आगे बढ़ती है जब तक कि इसका सामना एंडेस पर्वत श्रृंखला से नहीं हो जाता। एंडेस के पहाड़ एक विशाल दीवार की तरह खड़े हैं जो इस नमी से भरी हवा को दक्षिण की तरफ मोड़ देते हैं। इस नमी के रास्ते का असर पूरे साउथ अमेरिका पर होता है। ये आसमान की नदियां दक्षिणी ब्राजील, उत्तरी अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे तक बारिश लेकर आती हैं। सोचा जाए तो ये बारिश वहां के विशाल खेती वाले क्षेत्रों के लिए एक जीवनदायिनी शक्ति है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि नमी का एक ही मॉलिक्यूल पूरे अमेज़न बेसिन को पार करते वक्त लगभग 7 बार तक वाष्पित होकर वापस बारिश के रूप में गिर सकता है। नेचर की रिसाइकलिंग का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। भाग 3, खतरे का चरम बिंदु या टिपिंग पॉइंट थ्रेट। लेकिन अब एक थोड़ा परेशान करने वाला सवाल, वो कौन सा पॉइंट होगा जब अमेज़न का ये सिस्टम पूरी तरह टूट जाएगा? इसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं, एक ऐसी सीमा जिसके पार जाने पर इस विशाल इकोसिस्टम में ऐसा बदलाव आएगा जिसे चाह कर भी पलटा नहीं जा सकेगा। और डेटा यही इशारा कर रहा है कि हम इस डेंजरस पॉइंट के बेहद करीब हैं। साइंटिफिक आंकड़े बिल्कुल साफ हैं और थोड़े डरावने भी।
चेतावनी दी जा रही है कि अगर अमेज़न में जंगल की कटाई 20 से 25% तक पहुंच जाती है या अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो ये पूरा मॉइस्चर रिसाइकलिंग का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेज़न का लगभग 17% हिस्सा तो पहले ही खत्म हो चुका है और 17% बहुत ही खराब हालत में है। हम प्रैक्टिकली एक खाई के किनारे खड़े हैं। अगर इस टिपिंग पॉइंट को पार कर लिया गया तो जो तबाही आएगी उसे सवानाइजेशन या सवानाकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जंगल अपनी सारी नमी खो देगा और एक सूखे झाड़ियों वाले इलाके में बदल जाएगा जहां आग बहुत तेजी से फैलेगी। इसका सबसे भयानक नतीजा ये होगा कि साल 2050 और 2100 के बीच 200 से 250 अरब टन कार्बन हवा में रिलीज हो जाएगा। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भाग 4 जंगल के रक्षक। अब इस निराशा के बीच उम्मीद की किरण कहाँ है? स्टडीज ने ये साबित कर दिया है कि अमेज़न के असली और सबसे असरदार रक्षक वहाँ के मूल निवासी यानी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं। इन कम्युनिटीज द्वारा संभाली गई जमीनों पर पेड़ों की कटाई बाकी जगहों के मुकाबले काफी कम है। सिर्फ 2001 से 2021 के आंकड़ों को ही देखें तो इन मूल निवासियों के क्षेत्रों ने हर साल लगभग 340 मिलियन मेट्रिक टन CO2 को हवा से हटाया है। ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कार्बन सिंक है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कायपो समुदाय की स्ट्रैटेजी है। सोचिए, ये लोग 9 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन की रक्षा कर रहे हैं। ये एरिया आइलैंड जैसे देश के बराबर है और ये सिर्फ अपने पुराने पारंपरिक ज्ञान के भरोसे नहीं बैठे हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग और कटाई को रोकने के लिए और अपनी 1250 मील लंबी सरहदों पर नजर रखने के लिए ये ड्रोन्स और ट्रेल कैमरास का सहारा ले रहे हैं। ये सच में जंगल के मॉडर्न टेक सैवी रक्षक हैं। भाग 5 2025 में एक उम्मीद भरा मोड़। और इन्हीं रक्षकों और नई नीतियों की वजह से ताज़ा आंकड़े एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी सुना रहे हैं। अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच के डेटा के अनुसार अमेज़न में वनों की कटाई में 11.08% की गिरावट आई है और सराडो क्षेत्र में 11.49% की। 1988 के बाद से ये तीसरी सबसे कम दर है। और सबसे खास बात, 2022 से लेकर 2025 तक वनों की कटाई में पूरे 50% की कमी आई है। ये साफ इशारा है कि कोशिशें रंग ला रही हैं और नेचुरल फॉरेस्ट कनेक्टिविटी वापस ठीक हो रही है। जंगल की कटाई में आई इस 50% कमी का असर ग्लोबल लेवल पर कैसा है, आइए इसे समझते हैं। 2022 से अब तक इस बदलाव की वजह से लगभग 733.9 मिलियन टन CO2 को हवा में जाने से रोका गया है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये आंकड़ा स्पेन और फ्रांस, इन दो बड़े देशों के कुल सालाना एमिशंस को मिलाकर भी ज्यादा है। ये एक लोकल लेवल की जीत है जिसका फायदा पूरी दुनिया के क्लाइमेट को मिल रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में इस एक पावरफुल विचार पर गौर करते हैं। अगर 2025 के आंकड़े ये दिखा सकते हैं कि लोकल रक्षकों और बेहतर जागरूकता ने जंगल की तबाही को इतना पीछे धकेल दिया है, तो जरा सोचिए, अगर इस बायोलॉजिकल पंप और उड़ने वाली नदियों की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से वापस से ठीक कर दिया जाए तो हमारी धरती का भविष्य कितना सुरक्षित हो सकता है। नेचर अपने आप को ठीक करना जानती है, बस जरूरत है तो उसको थोड़ा वक्त और मदद देने की। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन बातों पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ध्यान रहे, यहाँ हर एक पेड़ मायने रखता है।